कहीं न कहीं मुझे ऐसा आभास हो रहा था कि कुछ तो गलत है। मेरे भैया और मेरे जीजाजी गए कंप्लेंट लिखवाने, लेकिन उनकी कंप्लेंट सुनी नहीं, उनकी बात सुने बिना ही उनको धमका के वहाँ से भगा दिया। फिर मैं हरियाणा पुलिस वहाँ पहुँची पुलिस स्टेशन और मैंने वहाँ जाके बोला कि सर वहाँ मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। ये उसके साथ रहना चाहती थी, लेकिन इसके फैमिली वाले उसको बहुत परेशान कर रहे थे और उसकी बेटी से हमें ये भी पता चले कि उसकी बहन ने, फैमिली ने मिलके मेरी बहन को बहुत मारा पीटा भी है, मारपीट भी काफ़ी हुई है। उसने बोला भी है वो वीडियो मैंने भी आज सुबह ही देखी है, जिसमें उसने बोला भी है कि शायद उसके फैमिली वाले उससे इतना नफरत करते कि शायद वो लोग मुझे मार भी दें। मैं कैसे करूँगी ये तो मैंने सोच नहीं रखा है, लेकिन कोशिश पूरा मेरा यही है कि मैं उसे फांसी ही दिलवाना चाहती हूँ। अगर पुलिस ने उस टाइम हमारी सुनवाई की होती या मेरी बहन की सुनवाई की होती तो आज ये नतीजा यहाँ तक नहीं पहुँचता। बाकी उत्तराखंड पुलिस से, सितारगंज पुलिस से हमें कोई किसी भी तरह की कोई मदद नहीं मिली, ना ही उन्होंने कोई हमारी मदद की। जैसे हमें उस बिटिया से पता चला कि वो उसके साथ मारपीट करता था और पूजा के साथ भी बहुत ज़्यादा मारपीट करता था, उससे सारी बातें हमें बताई डिटेल्स में। देश में जुर्म और हत्याओं की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। हर तरफ से सोशल मीडिया पर इस तरह की खबरों का संचार है, चाहे महिला के द्वारा अपने पति को सांप से डसवा कर उसकी हत्या करना हो या फिर काट कर ड्रम में डाल देना हो। ऐसी एक घटना सितारगंज नानकमत्ता के बंगाली कॉलोनी में हुई है, जहां हम इस घर पर अभी मौजूद हों। बीते दिनों आपने सुना होगा कि एक विशेष समुदाय, मुस्लिम समुदाय के व्यक्ति ने अपनी पत्नी की गला काटकर हत्या कर दी और उसके बाद जो समाज में रोष देखने को मिला है, बीते दिन आपने यहाँ तमाम सोशल मीडिया चैनलों पर देखा होगा जो भी कुछ इस घटना का हो रहा। हम लेकिन मौजूदा समय पर उसी घर पर हैं, उसी परिवार के साथ हैं और उन्हीं से जानेंगे कि क्या है ये घटना। फिलहाल मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि इस तरह की घटना, इस तरह की वारदात लगातार समाज पर एक कलंक के रूप में बढ़ती जा रही हैं और प्रशासन इस पर हाथ धरे बैठा हुआ है। किसी भी घटना को किसी भी अंजाम तक पहुंचाने के लिए अपराधी तत्पर हैं, लेकिन उन केसों पर पुलिस क्या कर रही है? इन्हीं सब सवालों के जवाब जानेंगे इसी परिवार से। तो चलिए आइए मिलवाते हैं आपको। इसी घटनाक्रम की जानकारी लेने के लिए हम सीधे परिवार के कुछ सदस्यों के पास पहुंच गए हैं। मेरे साथ मौजूद है फ्रेम पर सोनू गुप्ता, जो कि उस महिला के जिसकी हत्या कर दी गई है उसके जीजा हैं। गुप्ता जी, मैं जानता हूँ इस घड़ी में आप पर क्या बीत रही है, पूरे परिवार पर किस तरीके से हालात होंगे। मैं सीधे करके एक सीधे सवाल है, ज़्यादा बातों को घुमाता नहीं। कैसे करके आपको पता चला और किस घटना का अंजाम होने का, और कब आपको ये सूचना मिली, ये सब चीज़ें किस तरीके से रही? मतलब घटनाक्रम जब उसका ये सब खुल के आया, मर्डर हुआ है, ये कब पता लगा ये बताऊँ? हाँ, ये तो सर हमें पुलिस ने सूचित किया था फ़ोन करके कि इसकी डेड बॉडी मिली है। कितनी तारीख को? ये हमें सूचित किया था 30 अप्रैल को। 30 अप्रैल को। फिर 1 तारीख को आपको बॉडी दी गई है? जी हाँ, 1 तारीख को। और आज हम 3 तारीख को यहाँ पे हैं। जी। 3 तारीख तक जो पुलिस की ओर से कार्रवाई थी, इससे आप कितने संतुष्ट हैं? फिलहाल सीधा सवाल है, बाकी की पूरी इंक्वायरी। जी सर, हम तो हरियाणा पुलिस से संतुष्ट हैं। हरियाणा पुलिस ने ही हमारे लिए कार्रवाई की है और उनकी मेहनत से ही हमें ये सब कुछ जानने को मिला है। बाकी उत्तराखंड पुलिस से, सितारगंज पुलिस से हमें कोई किसी भी तरह की कोई मदद नहीं मिली, ना ही उन्होंने कोई हमारी मदद की है, ना उन्होंने हमसे कोई जानने की क्या इस मर्डर से पहले कभी आपने पुलिस से जांच पड़ताल करने की कोशिश की है इस मामले में? सर बिल्कुल की है। पुलिस के पास मेरे भैया हैं और पूजा के बड़े भैया भी थे और एक मेरे भैया थे। वो दोनों जने थाने गए थे, थाने में जाके कंप्लेंट करने के लिए गए थे, तो उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई, ना ही उनसे ठीक से बात करी गई। उन्हें फटकार लगा के वहाँ से भेज दिया गया। कितनी उम्र थी ये पूजा मंडल की? पूजा मंडल की समथिंग 30 से 32 साल। मैं साथियों एक बात बता देता हूँ, एक महिला है पूजा मंडल, जिसकी पिछले दिनों एक मुश्ताक अहमद नाम के एक व्यक्ति के द्वारा उसकी गला काटकर हत्या कर दी गई। ये खासा एक लंबा मामला था, लेकिन अब 1 तारीख को यानी कि 30 अप्रैल को पुलिस के द्वारा इस घटना में उस परिवार को सूचित किया जाता है कि हमने अपराधी को पकड़ लिया है और 1 तारीख को परिवार को, पीड़ित परिवार को बताया जाता है कि उनकी जो महिला थी, जो पूजा मंडल है, उसकी डेड बॉडीज उन्हें मिल गई है। डेड बॉडीज इस अवस्था में डिस्पोज मिली है, इस तरीके से मिली है कि जब मैंने ऑफ कैमरा इन लोगों से इस मामले की जानकारी हासिल करने की कोशिश की तो पता चला कि बॉडी जो है पूरी तरह से डिस्पोज हो चुकी थी। फिलहाल अब उसमें पोस्टमार्टम जैसी कोई स्थिति बची नहीं थी। सोनू गुप्ता मेरे साथ हैं, जिन्होंने उस बॉडी को खुद वहाँ से निकाला था। उन्होंने जब मुझे बताया है कि जब हम उस बॉडी को वहाँ से निकाल कर उठा रहे थे तो उसका मांस गल कर नीचे गिर रहा था। यानी कि अगर मैं सीधे शब्दों में बात कह दूँ तो ये हत्या का प्रकरण जो है बहुत दिन पहले हो चुका था, जिसकी लगातार सोनू
और पूजा मंडल की एक बहन है जो लगातार इस मामले की आवाज़ को उठा रही थी, हरियाणा पुलिस से लेकर उत्तराखंड पुलिस तक। उत्तराखंड पुलिस पर लगातार ये सवाल बनते रहेंगे और बनते चले आए हैं कि उत्तरांचल पुलिस को जो आपका मित्र का दर्जा मिला है, क्या वो आपका मित्र साबित हुई है? उसकी कार्यप्रणाली पर हमेशा सवाल उठते हैं। खैर, इस मामले में और भी बात करने की कोशिश करेंगे। अभी फ़िलहाल मैं बात करना चाहता हूँ कि मैं उसी प्रकरण से शुरू से आता हूँ। जो ये लड़का है मुश्ताक अहमद और जो पूजा मंडल है, इन दोनों का मैंने सुना है कि गुड़गांव में किसी मंदिर के अंदर उन्होंने शादी की थी। उसके कुछ टाइम बाद पूजा को जब ये जानकारी हासिल हुई कि शायद वो उस लव जिहाद जो एक नाम आता है, उस मैटर का उस का शिकार हो चली है, उसने वहाँ से अपना पीछा छुड़ाने की जब कोशिश की, उसके बाद से चीज़ें सामान्य नहीं रही। मैंने ये भी पता किया है कि वो उन पर हाथ उठाता था, मारता पीटता था, इस तरह की बातें। तो आपको कब ये सब चीज़ें पता चली? सर ये सब बातें हमें तब पता चली है जब उसकी खुद की बेटी ने हमें ये सारी बातें बताई है। मैं साथियों एक चीज़ और बता देता हूँ कि पूजा मंडल है, जो उनकी एक बेटिया है जिसका नाम मानवी है, जो 13 साल की है, जो इस समय 7वीं क्लास में पढ़ती है, या 6 क्लास कर ली, 7वीं क्लास में पढ़ती है। हालांकि बिटिया से भी कुछ बातें जानने की कोशिश करेंगे क्योंकि उन्होंने भी हमें बहुत कुछ इस मामले में बताया है। और 2024 नवंबर में गुमशुदगी की एक रिपोर्ट दर्ज कराई जाती है। 2000 नवंबर चले जाता है, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च, अप्रैल और 1 मई को जिस लड़की को ढूंढने के लिए पुलिस के पास कंप्लेन कराई जाती है, 6 महीने तकरीबन बीतने के बाद उसकी डेड बॉडी उसके घर आती है। सवाल पुलिस पर लगातार उठते रहेंगे, उत्तराखंड पुलिस पर हर बार उठते रहेंगे क्योंकि ये उनके जद का मामला था, उनके हद का मामला था। तो उन्हीं के उत्तराखंड की ही एक लड़की का मामला था। हालांकि पुलिस उस मामले में कहीं से कहीं तक इंसाफ दिलाने में कामयाब नहीं हो पाई है। जी, उसके बाद फिर जैसे आपको पता चला, फिर उसके बाद फिर आप लोगों ने क्या कार्रवाई करने की कोशिश की? सर उसके बाद जैसे हमें उस बिटिया से पता चला कि वो उसके साथ मारपीट करता था और पूजा के साथ भी बहुत ज़्यादा मारपीट करता था, उसने सारी बातें हमें बताई डिटेल्स में। फिर हमें आभास हुआ, हम उससे कांटेक्ट में, मतलब मैं, मेरी वाइफ, बच्चे वगैरह बात करते रहते थे, उससे बात होती रहती थी हमारी। अचानक वो हमसे बिल्कुल बात होनी बंद हो गई और सोशल मीडिया पे हम उसे देखते रहते थे। अगर हम बात भी नहीं कर पाते थे तो आए दिन हम सोशल मीडिया पे उसकी कोई वीडियो या कोई पिक्चर देख लेते थे, तो हमें लगता था कि चलो ठीक है। मगर अचानक से 2-4 दिन हो गए, ना तो उससे कोई बात हुई हमारी, ना ही वो सोशल मीडिया पे दिखी। तो फिर मेरी मिसेस ने, शिवली गुप्ता ने मेरे को बोला कि झन्ना, पूजा का कोई निकनेम है। हाँ, झन्ना उसे निकनेम है, उसे प्यार से झन्ना ही बोलते थे। तो झरना जो है वो फ़ोन नहीं लग रहा उसका, तो मैंने कहा कहीं बिज़ी होगी, बाद में बात कर लेना। तो इसने बोला कि नहीं, मैं कांटेक्ट तो उससे 3 दिन से कर रही हूँ, पिछले 3 दिन से उसका फ़ोन स्विच ऑफ है। ये अक्टूबर की बात है साथियों। दिवाली से 5 दिन पहले सितारगंज के लिए वो अपने वहाँ से रवाना हुई थी। उसने घर के लोगों को सूचित किया था कि इस बार की दिवाली वो अपने घर के साथ मनाइए, और उसके बाद से वो फ़ोन स्विच ऑफ हो जाता है। उसके बाद फिर परिवार वालों को जब संदेह होता है, परिवार उसकी खोजबीन करते हैं। जी, तो फिर उसके बाद मेरी छोटी साली है प्रमिला विश्वास, फिर उन दोनों बहनों में बात हुई, तो फिर छोटी साली ने भी उसका फ़ोन ट्राई करा, तो उसका भी फ़ोन तब भी नहीं मिला। फिर उसने मुझे बताया कि मुझे लगता है कि शायद कुछ बात है, उसका फ़ोन क्यों स्विच ऑफ जा रहा है। तो मैंने बोला क्या करना है इस मैटर में, तो उन्होंने बोला कि एक बार हम उसके वहाँ जाके पता करते हैं। तो मैं भी उस दौरान काम में थोड़ा व्यस्त था, ये भी व्यस्त थी, तो फिर हमने अपने भैया को और साड़ू भाई जो है मेरे, गुरमुख सिंह, और भैया असित विश्वास, इन दोनों को हमने सूचित किया और इनसे हमने बोला कि आप लोग उसके घर जाओ, उस लड़की को लेकर, उसकी लड़की को लेकर, क्योंकि इन्होंने तो घर देखा नहीं था। तो ये घर कहाँ, सितारगंज या फिर सितारगंज में घर है इस लड़के का, निवासी, गोरीखेड़ा निवासी है, यस। तो ये लोग उस बच्ची को बुलाया, उस बच्ची को मतलब साथ लेकर गए और उस बच्ची ने दिखाया घर। तो ये जब वहाँ पे पहुँचे तो उनके हाव भाव बिल्कुल ऐसा रिएक्ट था उनका देखने का कि वो एकदम जैसे होता है ना कि अचंभित हो गए कि यार कोई ये लोग यहाँ कैसे आ गए, ये लोग यहाँ कैसे आ गए, इन्हें यहाँ का एड्रेस किसने दिया, ये पहुँचे कैसे। तो उनसे जब पूछना चाहा हमारे भैया ने कि भाई पूजा कहाँ है, तो उन्होंने बोला वो तो यहाँ है नहीं। तो उन्होंने पूछा मुश्ताक कहाँ है, तो उन्होंने बोला वो भी यहाँ पे नहीं है, वो तो दोनों हमने यहाँ से भगा दिए घर से। हमने कहा चलो कोई नहीं, हम ये जान के आए, ये लोग जान के वापसी आए, तो इन्होंने तुरंत हमें कॉल करके बताया कि ऐसे ऐसे वहाँ पे वो ऐसे ऐसे घबरा गए थे और ऐसे ऐसे मतलब बौखला रहे थे, और उन्होंने तो ये जवाब दिया हमें। तो फिर हमने ना देर करते हुए सीधे इन्हें बोला कि आप सीधे थाने जाओ, थाने जाके आप
पुलिस को कंप्लेंट करो कि हमारी बहन मिसिंग। तो ये लोग गए वहाँ पे जैसा हमने बोला। तो ये जब वहाँ पे पहुँचे, इन्होंने पुलिस से बोला कि ये बात है, तो उन्होंने बात सुनते ही उनके बीच में ये भी डिस्कस हुआ कि हाँ हाँ ये तो वही है, तो पहले भी आई थी लड़की और हमें नहीं पता, आप चलो चलो, इस तरीके का इनका रिएक्ट था पुलिस ये का। नवंबर 2024 की घटना है। जी जी जब गुमशुदगी की पहली बार रिपोर्ट लिखवाने के लिए जी जी नवंबर में उसकी छोटी बहन थाने पहुंचती है। और पुलिस का रवैया, आप बार बार मैं फिर वो कह रहा हूँ, उत्तरांचल पुलिस जो आपका मित्र कहने जाने वाला स्लोगन जिसे उनका व्यवहार, उनकी बातें देखिए, कितने उन पर आरोप यहाँ पर पीड़ित परिवार लगा रहा है जी। तो सर फिर उन्होंने इस तरीके का जब उन्हें जवाब दिया, अब नॉर्मल आदमी तो कुछ कर ही नहीं सकता। तो ये लोग वापसी आ गए। इन्होंने हमें बताया कि उन्होंने ये जवाब दिया कि आपकी कंप्लेंट जो है हरियाणा में होगी, यहाँ नहीं होगी। तो हमने कहा अच्छा चलो ठीक है, पुलिस ने बोला है, तो उस टाइम वहाँ रहती थी वो, तो हमने उनकी बात को सही समझा। तो हमने इनसे भी यही बोला कि चलो कोई बात नहीं। उस टाइम तक तो हमें ये लगा कि चलो पुलिस ने हमें ये सजेस्ट किया है कि आप हरियाणा कंप्लेंट करो। ये हरियाणा का मैटर इसलिए उठ रहा था क्योंकि पूजा मंडल और मुश्ताक अहमद की जो मुलाकात हुई है ये हरियाणा में हुई है, क्योंकि हरियाणा में नहीं हुई, ये रुद्रपुर में हुई। रुद्रपुर में हुई है, क्योंकि ये वहाँ जॉब, दोनों वहाँ जॉब करते थे और इस वजह से हुई थी कि मुश्ताक एक ड्राइवर था और पूजा किसी ब्यूटी पार्लर सेंटर में काम करती थी। जी सर बिल्कुल। तो इन्होंने फिर ये जवाब दिया जब पुलिस ने, तो हमने सोचा कि शायद हरियाणा से कार्रवाई होगी। तो फिर हम हरियाणा पुलिस के पास गए, मैं और मेरी साली, क्योंकि यहाँ पे ये लोग गए थे, वहाँ पे मैं खुद और मेरी साली छोटी प्रोमिला विश्वास, हम दोनों जने थाने पहुँचे। हम थाने गए तो वहाँ पे भी SHO साहब जो है, तो उन्होंने बोला भाई, उन्होंने फिर हमें ये बोला कि भाई लड़की तो लास्ट लोकेशन आपकी लास्ट टाइम बात कब हुई है? उन्होंने बोला इस टाइम हुई है। तो इस टाइम की लोकेशन उन्होंने पूछा वो उस टाइम कहाँ थी? तो हमने बोला कि वो वहाँ थी उत्तराखंड में। तो उन्होंने बोला कि यार अगर उत्तराखंड में थी तो इसमें तो कार्रवाई उत्तराखंड पुलिस करेगी। तो जब उन्होंने भी यही बात, शुरुआत से लेकर अंत तक वो लड़की जो इस लड़ाई को लगातार लड़ रही है, जो अपनी बहन की तलाश करने के लिए पुलिस के लिए हरियाणा पुलिस और उत्तराखंड पुलिस के लगातार चक्कर काट रही है। मेरे साथ इस समय मौजूदा है, फ्रेम पर मौजूद है प्रोमिला विश्वास। क्या कहना है मैम आपका? क्योंकि मैं समझ सकता हूँ कि जो अभी मैंने ऑफ कैमरा जिस तरीके से आपसे बातें करी है, जितनी आपने भागदौड़ करी है, और तकरीबन 6 महीने लगे हैं आपको अपनी बहन को तलाशने में। दुर्भाग्य ये रहा कि 6 महीने के बाद आपकी बहन की डेड बॉडीज़ आपको मिलती है, डिस्पोज डेड बॉडी मिलती है, जिसका सर अभी तक नहीं मिला है। आपके द्वारा जो बताया गया है पुलिस की जो भूमिका रही है उसके, मैं वो बात जानना चाहता हूँ कि पहली बार आपकी FIR पुलिस ने कब दर्ज की और कैसे दर्ज की? ये 2024 नवंबर की बात है, जब कंटिन्यू उसका फ़ोन बंद जा रहा था। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा आभास हो रहा था कि कुछ तो गलत है, क्योंकि फ़ोन बेसिकली उसका कभी बंद होता नहीं है। एक्टिविटी उसकी सारी बंद हो चुकी थी। सोशल मीडिया में काफ़ी टाइम वो एक्टिव रहती थी, तो हमें रहता था कि चलो ठीक है। जब अचानक उसकी एक्टिविटी सारी बंद हो गई तो मुझे ये ऐसा एहसास हुआ कि कुछ गलत हुआ है। फिर मैं हरियाणा पहुंची, जहाँ पे वो रहती थी, सेक्टर 5 हरियाणा में। तो वहाँ मैं पहुंची पुलिस स्टेशन, और मैंने वहाँ पे जाके बोला है कि ऐसा मेरी बहन है, उसका कोई पता नहीं चल रहा है, फ़ोन बंद जा रहा है। तो उन्होंने फिर भी मेरी बात सुनी। जहाँ वो रहती थी, पुलिस की टीम मेरे साथ वहाँ गई। वहाँ जाके हमें पता चला कि दिवाली से ये 5 दिन पहले वहाँ से निकले थे उत्तराखंड के लिए, सितारगंज के लिए, ये वहाँ के लिए निकले। फिर जब हम वहाँ पता किया, उसके बाद हम दोबारा पुलिस स्टेशन पहुँचे। उन्होंने उसके भाई को फ़ोन किया, कहीं से उसके भाई का हमने नंबर निकाला, मुश्ताक के भाई, उसका नाम सद्दाम अहमद है, जो तक कि अभी तक फरार ही है वो भी। फिर उसको हमने फ़ोन किया, उससे हमें ये पता चला कि 15 दिन वो यहाँ रहे हैं, उनके घर में 15 दिन वो दोनों रहे हैं। उसके बाद हम दोनों ने, हमारी फैमिली ने उन दोनों को वहाँ से भगा दिया है। उसके बाद जब वो इस तरीके से बोल रहे थे, फिर हरियाणा पुलिस ने हमें बोला कि ये मिसिंग कंप्लेंट आपकी वहाँ दर्ज होगी, क्योंकि वहाँ से मिसिंग हुई है वो। उसके बाद मेरे भैया और मेरे जीजा जी गए कंप्लेंट लिखवाने, लेकिन उनकी कंप्लेंट सुनी नहीं। उनकी बात सुने बिना ही उनको धमका के वहाँ से भगा दिया। फिर मैं हरियाणा पुलिस वहाँ पहुँची पुलिस स्टेशन, और मैंने वहाँ जाके बोला कि सर वहाँ मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। वो तो ये बोलते हैं कि जी लड़की वहाँ रह रही थी तो वहाँ कंप्लेंट होगी। फिर उन्होंने मेरा दुख को समझा, चीज़ें समझी कि लड़की परेशान हो रही है। हाँ, हरियाणा पुलिस ने। फिर उन्होंने मेरा वहाँ कंप्लेंट लिखा है,
नवंबर में। वहाँ मेरी कंप्लेंट लिखी गई, उसके बाद इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई। ये 6 महीने इन्वेस्टिगेशन चलता रहा, जो इन्वेस्टिगेशन के दौरान अब जाके वो पुलिस के हत्थे आया। चलिए, मैं आपको एक बात बता देता हूँ, इस मामले में एक चीज़ और भी है कि जब पहली बार ये परिवार उत्तराखंड पुलिस से मिलने के लिए नवंबर में जाता है, हमें ये भी सूचना मिली है कि उससे 10 से 15 दिन पहले पुलिस ने मुश्ताक और पूजा का एक समझौता करवाया था। जी, ये मुझे इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चली है, क्योंकि मैं हरियाणा में रहती हूँ, यहाँ रहती नहीं हूँ। और उसने कभी हमें इन चीज़ों के बारे में कभी उसने हमें बताया नहीं, ना फैमिली से कांटेक्ट की, ना मुझसे की। ये सारी चीज़ें मुझे नहीं पता थी। लेकिन बाद में जब इन्वेस्टिगेशन शुरू हुआ, जब मैं सितारगंज पुलिस की टीम लेके पहुँची, तब मुझे सारी चीज़ें पता चली है कि वो यहाँ पे काफ़ी चीज़ों को लेकर संघर्ष कर रही थी। ये उसके साथ रहना चाहती थी, लेकिन इसके फैमिली वाले उसको बहुत परेशान कर रहे थे। और उसकी बेटी से हमें ये भी पता चले कि उसकी बहन ने, फैमिली ने मिलके मेरी बहन को बहुत मारा पीटा भी है, मारपीट भी काफ़ी हुई है। ये वहाँ गई थी और इसकी वहाँ पे भी पहले सुनवाई शायद नहीं हुई है, इसीलिए ये एसपी ऑफिस तक गई। हाँ, एक छोटा सा वीडियो है जो हम इसमें लास्ट में आपको दिखा देंगे कि रुद्रपुर एसएसपी ऑफिस पे भी अक्टूबर से पहले, मेरे ख्याल में सितंबर के महीने में, जो पूजा मंडल है उसके द्वारा एसएसपी साहब को गुहार लगाई गई थी, लेकिन सुनवाई वहाँ भी नहीं हो पाई। हालांकि लगातार पुलिस के चक्कर काटने के बावजूद और पुलिस प्रशासन के आगे गिड़गिड़ाने के बावजूद, हरियाणा से लेकर उत्तराखंड तक की लड़ाई लड़ने के बाद अंततः एक परिवार को इंसाफ के तौर पर मिलता क्या है, अपने ही परिवार की एक महिला की डिस्पोज सरकटी लाश उनके हवाले रखती है। जी, उसके बाद काफ़ी मारपीट होने के बाद भी उसकी चीज़ें, उसकी सुनवाई कहीं हुई नहीं है। और जिसका नतीजा शायद उसने बोला भी है, वो वीडियो मैंने भी आज सुबह ही देखी है, जिसमें उसने बोला भी है कि शायद उसके फैमिली वाले उससे इतना नफरत करते कि शायद वो लोग मुझे मार भी दें। ये उसने ये चीज़ पहले बोली हुई थी, उसको कहीं ना कहीं आवाज़ हो रहा था कि कुछ भी मेरे साथ हो सकता है। उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई थी, जिसकी लापरवाही का नतीजा ये है कि वो इस दुनिया में हमारे बीच नहीं है। मैं एक चीज़ बताता हूँ साथियों, जब नवंबर से लगातार एक लड़की अपनी बहन की तलाशी के लिए एक पुलिस के पास गुहार लगाती है, फरवरी को पहली बार हरियाणा पुलिस के साथ मुश्ताक के घर विजिट की जाती है और फिर हरियाणा पुलिस के द्वारा ये जो पूरा जो मैटर होता है ये उत्तराखंड पुलिस को रेफ़र कर दिया जाता है। उत्तराखंड का ही एक मैटर है और जिस पर उत्तराखंड पुलिस बिल्कुल संज्ञान न लेते हुए बिल्कुल शांत बैठी होती है। हरियाणा पुलिस की एंट्री के बाद उत्तराखंड पुलिस जागती है, लेकिन फिर मार्च में हरियाणा पुलिस जब उसके पिता को उठाती है और उनसे कड़ी पूछताछ करती है, तो उसके बाद चीज़ें थोड़ी थोड़ी सामान्य होती है और उसके बाद पता चलता है वो सच, जिसको सुनकर पूरा इलाका दहल गया है। हालांकि ये एक लव जिहाद का मैटर है। लव जिहाद के मैटर में बीते दिन आपने सितारगंज में खासा बवाल भी देखा होगा, लेकिन मेरा सवाल वही है, फिर हमेशा वही बोलता हूँ कि ऐसे मुद्दों पर उस समय जो भावनाएं, जन भावनाएं आहत होती है, वो जन भावनाएं इस परिवार के साथ क्यों नहीं बनी रहती? क्यों नहीं इंसाफ दिलाने के लिए आगे कार्रवाई की जाती है? कितने लैंड लव जिहाद जैसे मुद्दों पर अपराधियों को सजा हुई है या उनके साथ कोई कार्रवाई हुई है? कितनी बार कोई परिवार के साथ लव जिहाद जैसे मुद्दों पर कोई समुदाय या संस्था खड़ी हुई है? सवाल फिर वहीं बने रहते हैं, इंसाफ फिर नहीं हो पाता है। ऐसे मुद्दे लगातार उठते आ रहे हैं, लगातार होते आ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि इसके बाद ये सब चीज़ें बंद हो जाएगी, इसके बाद भी ये चीज़ें चलती चलेंगी और ये बार बार सवाल उठते रहेंगे प्रशासन पर, कानून व्यवस्था पर, पुलिस पर और खासकर उत्तराखंड पुलिस पर, जिसको बार बार मैं वो चीज़ दोहरा रहा हूँ कि आपका मित्र का स्लोगन दिया गया है। जी, और कुछ इस मामले में? अभी तो हमें यही लास्ट जो हमारी बात हुई थी, जो कि उसका बोला है उसने कि उसकी हत्या कर दी है उसने, और उसकी लाश भी उसने बरामद करवाई है पुलिस की टीम ने साथ मिलके। उसके बाद से अभी तक हमें भी कोई अपडेट नहीं है, कुछ चीज़ें हमें भी अभी तक नहीं मैं पता। एक चीज़ और बता देता हूँ, मुश्ताक अहमद का पूरा परिवार इस मामले में फरार है। हरियाणा पुलिस ने सब कुछ सच उगलवाया है और नेपाल बॉर्डर से इस मामले में उनको गिरफ्तार किया गया है। इस्लाम नगर में उनकी एक बहन रहती है जो इस समय फरार है, उसका भाई सद्दाम अहमद है, वो इस मामले में फरार है। इस पूरे प्रकरण में एक छोटी सी बात मैं आपको और बताता हूँ, कुंठित मानसिकता की बात बताता हूँ कि मुश्ताक अहमद जैसे लोगों के साथ कानून क्या कर सकता है, क्या करना चाहिए, क्या इसकी सज़ा होनी चाहिए? मेरी नज़र में तो फांसी से भी बड़ी कोई सज़ा होनी चाहिए, तो वो हो सकती है। क्योंकि इस मामले में एक व्यक्ति और है, मैं शायद कोशिश करूँगा कि फ्रेम में ना आए, 13 साल की बिटिया है पूजा मंडल की मानवी, जिसने शायद किसी दिन फ़ोन पर उस व्यक्ति को, जिसको वो अपना पिता समझती, फ़ोन पर किसी दिन उससे बात करते हुए सुन लिया था कि वो किसी से अपनी बच्ची को बेचने की बातें कह रहा था। बच्ची ने डर कर बात जब अपनी मौसी को बताई तो घर वालों के हाथ पांव फूल गए।
तब से वो बच्ची अपनी मौसी के पास है। इस मामले में क्या है? मैं तो यही कहूँगी कि शायद अगर इसने वो चीज़ें ना सुनी होती तो शायद आज जो उस बच्ची के माँ के साथ असर हुआ है शायद उसके साथ भी हो सकता था, उससे भी या बड़ा शायद हुआ। उससे भी कुछ बड़ा हो सकता था। ये तो चलो ऊपर वाले की कृपा है जो उस बच्ची ने सुन लिया, और सुनने के बाद उसने हमें कांटेक्ट किया और वो हमारे पास आ गई। उसके बाद से उस बच्ची को हमने अपने पास ही रख लिया, हमने उसको जाने नहीं दिया। उसके बाद अपने बहन को भी हमने बहुत समझाया वो चीज़ें कि ऐसा ऐसा हो रहा है, लेकिन जैसे कि आज सबको ही पता है जब इंसान की बुद्धि भ्रष्ट होती है तो वो किसी की नहीं सुनता, नहीं समझता है। या यूँ कहें कि जब बुरा वक्त आता है तो हालात वैसे ही बनते चले जाते बिल्कुल हैं। बिल्कुल। अब ये लड़ाई कैसे लड़नी है प्रोमिला? बहुत कम उम्र है आपकी और आपने एक लड़ाई लड़ दी, और मैं सीधी बात कहता हूँ कि मैं उतनी देर से ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि इन आंखों के आंसू अब सूख चुके हैं। बिल्कुल, मैं 6 महीने से लगातार इस केस के पीछे पुलिस के साथ मैं लगी रही, और कहीं न कहीं मुझे आभास हो गया था फरवरी में ही, जब मैं पहली बार पुलिस की टीम को लेके यहाँ मैंने विज़िट किया था सितारगंज में, तो जैसे-जैसे चीज़ें मेरे सामने आ रही थी, तो कहीं न कहीं मुझे आभास हो गया था कि शायद वो इस दुनिया में नहीं है। बहुत फेस किया है और मुझे लगता है रोने से अब कुछ नहीं होगा। मैं तो सरकार से यही दरख्वास्त करती हूँ कि उसे फांसी ही होनी चाहिए, और आगे मैं कैसे करूँगी ये तो मैंने सोच नहीं रखा है, लेकिन कोशिश पूरा मेरा यही है कि मैं उसे फांसी ही दिलवाना चाहती हूँ। खासी मेरी मुश्किलातें अब आगे आने वाले समय में आने वाली है, क्योंकि मैंने आपको बार-बार कहा है, वो समाज जो मौके पर खड़ा होता है, वो असल मौके पर नहीं दिखता आपके साथ। मुझे इतना पता है कि जब 6 महीने मैंने ये सारी चीज़ें अकेले फेस किया है, तो मुझे लगता है ऊपर वाले ने इतना हिम्मत मुझे दे रखा है कि मैं आगे भी उस चीज़ को फेस कर मैं सकती आपको एक हूँ। सीधी बात बता दूं, छोटी सी जी, बात नहीं जी। करता, क्योंकि अभी तक वो अपराधी आपसे बचना चाह रहे थे। अब उन अपराधियों से आपको लड़ना है और अपराधियों को भी आपसे लड़ना है। बिल्कुल। फिर कहीं ऐसा नहीं लगता है कि दिक्कतें और बढ़ने वाली है? दिक्कतें तो होगी सर, दिक्कतें पहले भी आ रही थी, ऐसा नहीं है। मैं गुड़गाँव में जॉब करती हूँ, छोटा-सा जॉब करती हूँ, काफ़ी ज़िम्मेदारियाँ हैं मेरे ऊपर। मैं फ़ेस तब भी कर रही थी, 6 महीने तक मैंने काफ़ी चीज़ें फ़ेस किया है, और मुझे पता है अभी मुझे और फ़ेस करना है, लेकिन उस चीज़ के लिए मैं मेंटली बहुत प्रिपेयर हूँ कि मुझे पता है मुझे अभी बहुत सी चीज़ें फ़ेस करनी है, और कैसे करनी है, क्या चीज़ें करनी है, ये तो मुझे पता नहीं, मैं हालात के साथ बट उन चीज़ों को फ़ेस करूँगी। मेरा कोशिश यही है। न्याय के तौर पर क्या चाहते हैं आप? न्याय के तौर पे तो मैं ये चाहती हूँ, जो एक तो जो इसकी बेटी है जिसकी भविष्य इन्होंने ख़राब किया है, क्योंकि काफ़ी सी चीज़ें मुझे पता चली है कि उसने उसको कहीं ज़मीन दिलाई, उसको बाइक दिलाई, कार लेने में उसकी मदद की, तो काफ़ी उसने उसके पीछे मतलब पैसा खर्च किया है। तो उसने उसको इतना यूज़ किया है। तो मैं ये चाहती हूँ कि जो इसकी बेटी है जो उसकी भविष्य को कहीं न कहीं उसको मिलना चाहिए जो चीज़ें। मैं एक चीज़ छोटी बताऊं, हुँ, जितना मर्जी चाहे हम इस्लाम के खिलाफ बोल रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है जो न्याय का जो सही मायना है ना, वो इस्लामिक कंट्रियों में ही होता है। जिस तरीके से इस्लाम के कंट्रियों में नियम बने हैं ना, कानून बने हैं कि चोरी करने पर हाथ काट दिए जाएंगे, रेप करने पर आपको बाजार करके टांग कर फांसी दे दी जाएगी, और यदि आप किसी की हत्या करते हो तो हत्या के बाद उस घर का निर्वहन सारा आपके जिम्मे हो जाएगा। मुझे लगता है कि ऐसे कानूनों की हिंदुस्तान में बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। बिल्कुल है, लेकिन होता नहीं है। किस व्यक्ति को निर्भया कांड के बाद जब वो फास्ट ट्रैक बनी थी, कितने केस उस फास्ट ट्रैक कोर्ट पर आज तक चले हैं, कितने इस तरह के लोगों को सजा हो पाई है, कितने अपराधियों को सजा हो पाई। आए दिन हम इस घटनाओं को देखते हैं। मैंने इस वीडियो की शुरुआत भी इसी बात से की थी कि पिछले कुछ टाइम पहले हमने देखा था कि पति ने पत्नी को मार दिया है, पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति को मरवा दिया। इस तरह की हत्याएं होती आई है। पब्लिक हमेशा इस घटनाओं को बड़े चाव से सुनती है, लेकिन उसके बाद ये नहीं जानना चाहती है कि इन जो मुजरिम हैं, जो ये मतलब असामाजिक तत्व हैं, कुंठित मानसिकता के लोग हैं, इनके साथ सरकार क्या करती है। कभी पब्लिक ने जानने की कोशिश ही नहीं की। और होना ये चाहिए कि ऐसे लोगों को जितनी जल्दी फास्ट ट्रैक कोर्ट इन लोगों के लिए बननी चाहिए, ताकि ये दूसरा अपराध करने से या दूसरा व्यक्ति आपराधिक प्रवृत्ति अपनाने से डरे, उसके मन में एक भय हो, पुलिस का भय हो, कोर्ट का भय हो, न्याय प्रणाली का भय हो, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता। अब मैं तो 1-2 चीज़ें यही कहना चाहूँगी कि पहले तो मेरी सरकार से यही दरख्वास्त है कि उसको फांसी ही मिलनी चाहिए। दूसरी चीज़ें ये जो सरकार इसकी बेटी के लिए कर सके, क्योंकि पहले तो ये बहुत सारी चीज़ें कर सकते थे। अगर पुलिस ने उस टाइम हमारी सुनवाई की होती या मेरी बहन की सुनवाई की होती तो आज ये नतीजा यहाँ तक नहीं पहुँचता। दूसरी चीज़, आने वाली जो और भी जो
जो हमारी हिंदू बहनें हैं, मैं उनको भी यही सूचना देना चाहूँगी कि अभी भी वक्त है। ये ऐसा पहला केस नहीं है, हमारे भारत में ये बहुत सारी केसेस हो चुका है। अभी भी वक्त है, अभी भी संभल जाओ, अभी भी समझ जाओ। कल आज जो हमारे साथ हुआ है वो कल आपके साथ भी हो सकता है और होना तय है। अगर ये इस मामलों में कोई सरकार कोई कदम नहीं उठाती है तो ये सब होना तय है। बिल्कुल। तो साथियों, फिर वही है कि मैं बार बार वही कह रहा हूँ, अगर पुलिस ने पहले दिन, जिस दिन पूजा मंडल अपनी मदद के लिए गुहार लगाने के लिए गई थी, पुलिस ने अपनी कार्यप्रणाली को उसी दिन बखूबी समझ लिया होता है और जिम्मेदार निर्वहन कर लिया होता है, जिम्मेदारी से निभा लिया होता है, तो शायद आज वो महिला हमारे पास होती। या फिर उस दिन भी, जिस दिन पहली बार उसके परिवार वालों को शक हुआ और वो पुलिस के पास गए थे, पुलिस ने उस दिन अगर इस मामले में कोई काम कर लिया होता तो शायद इस मामले की कई परतें आज तक खुल चुकी होती। परिवार अपने आप में अपनी लाइफ जी चुका होता, अपनी जी रहा होता है अपने तरीके से, जिस भी तरीके से स्पेंड कर रहा होता। लेकिन हर बार जो पुलिस के दर से उनको निराशा हाथ लगी, उसका अंजाम यह है कि आज एक परिवार है जो दुखी है। मैं अभी भी ये कहता हूँ कि ऑफ कैमरा जो मेरी बात हुई है, वो आज ये भी कहते हैं कि अभी तक हमें उस डेड बॉडी का सर नहीं मिला है। ये बड़े सवाल हैं। ऐसे ही सवाल लगातार पुलिस पर उठते आए हैं, पुलिस की कार्यप्रणाली पर उठते हैं। अब देखना यह है कि सरकार इस मामले में क्या डिसीजन लेती है। हालांकि बीते दिन इस मामले में खासा रोष सितारगंज में देखने को मिला है और लव जिहाद का मुद्दा है, इस पर सरकार खासा बवाल और ये सब चीज़ें हमने अक्सर देखी हैं, लेकिन पीड़ित परिवार को कितना न्याय मिल पाता है, ये भविष्य की करना है। तो बने रहिएगा ऐसी चर्चाओं में मेरे साथ। मैं अनिल रावत, धन्यवाद।